हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। बात करते हैं 16 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि आज की कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट आ चुका है और कई बच्चे जिन्होंने हमारा चैनल फॉलो किया था और हम हमारे इंस्ट्रक्शन से पढ़े थे वो पास हुए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिजल्ट्स देख सकते हैं। पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड शैगर्स डिजीज डे 2024। तो शैगर्स डिजीज डे होता क्या है? तो WHO ने डेजिग्नेट किया है 14 अप्रैल को एज शैगर्स डिजीज डे। ठीक, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस बीमारी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ पे इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस साल की थीम थी टैकलिंग शैगर्स डिजीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ। पहले ही डिटेक्ट करो और जीवन को सफल बनाओ। शैगर्स को एक और नाम से जाना जाता है, अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस। ये नाम याद रखना, पेपर में ऐसे नाम पूछे जाते हैं, जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है और वो प्रोटोजोन ट्राइपेनोसोमा क्रूजी से होता है। ठीक, आमतौर पे ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में थ्रू फेसेस। ठीक, जैसे बग्स वगैरह होते हैं, मक्खी वगैरह, किसिंग बग्स होती है, बड़ी बड़ी मक्खी होती है, हाउस फ्लाई के बड़े वर्जन, उनसे। ठीक, तो ये ह्यूमन फेस को काटते हैं रात में बेसिकली, तभी बीमारी फैलती है। ठीक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कह सकते हो आप, इसलिए होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी होती है। मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकती है। इसके दो फेजेस होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक, एक्यूट कुछ हफ्तों के लिए होता है या महीनों के लिए, उसका वो ठीक हो जाता है, जिसके सिम्टम होते हैं हल्का फुल्का बुखार, फैटिक, शरीर में दर्द, स्वेलिंग। ठीक, क्रोनिक की बात करेंगे तो ये थोड़ा सीरियस है। क्रोनिक शैगर्स डिजीज़ जो होता है वो हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, जैसे एनलार्ज हार्ट हो जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट रिदम्स में एबनॉर्मलिटी आ सकती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल हाइड्रोजल। सस्टेनेबल हाइड्रोजल है क्या? ये इस तरह से दिखता है, देख लीजिए। ठीक, तो IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने डेवलप किया है सस्टेनेबल हाइड्रोजल। ठीक, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन जो वाटर में होता है उसको, उसके अगेंस्ट। ठीक, माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? ये सिग्निफिकेंट थ्रेट क्रिएट करते हैं हेल्थ ह्यूमन पे और एनवायरनमेंट पे। ठीक, जो कि हमारे शरीर में एंटर करते हैं थ्रू वाटर कंजम्पशन। ठीक, इसके 3 लेयर होते हैं पॉलीमर हाइड्रोजल। ठीक, जिसमें चितोसैनो एक होता है, फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है दूसरा, फिर पॉली एनालाइन होता है तीसरा, जो कि IPN आर्किटेक्चर बनाते हैं, मतलब इंटरपेनिट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनाते हैं। ठीक, हाईली एफिशिएंट होता है ये, जो कि 95 से 93% तक के माइक्रोप्लास्टिक को नियरली pH लेवल को उसको कम कर सकता है। तो बहुत ही बेहतर उपकरण है ये टू रिप्लेस द प्लास्टिक वेस्ट। अगला होम वोटिंग ECI। तो हमने पहले भी बात करी थी कि ECI ने होम वोटिंग के गाइडलाइंस दिए, कौन कौन कर सकते हैं कौन कौन नहीं। ठीक, अब उस पर एक और चीज़ आई है कि 85 ईयर से अबव वाले तो कर ही सकते हैं होम वोटिंग। ठीक, एल्डरली सिटीजन्स कहते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी को क्वालिफाई करते हैं वो भी कर ही सकते हैं। ठीक, ये इसीलिए है ताकि इसका एम है टू एनहेंस इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सके और अपनी मर्जी की सरकार बनाने में मदद कर सकें। ठीक, इसके साथ और एडिशनल स्टेप्स लिए गए हैं सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे फॉर्म एम को एबोलिश कर दिया है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, अब फॉर्म एम नहीं होगा, जो कि जम्मू और उधमपुर में रहते थे उनके लिए था पहले, अब नहीं है। दूसरा, स्वीप लेके आए हैं, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक, ये लेके आए हैं PWD पर्सनस के लिए। ठीक, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लेके आए हैं, और आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो पहले से ही सुविधा रहती है इसमें। नेक्स्ट, वेनमस जेलीफिश। वेनमस होता है जहरीली जेलीफिश, जो कि विशाखापट्टनम के कोस्ट में घूमती दिखाई गई है। ये जो चित्र है ये उस जेलीफिश का चित्र है। तो ब्लूम ऑफ वेनमस जेलीफिश वाज रिपोर्टेड विशाखापट्टनम कोस्ट के पास। ठीक, ये पेलाजिया नोक्टिलुका स्पेसी को बिलोंग करते हैं, जिन्हें मॉव स्टिंगर भी कहते हैं या पर्पल स्ट्रिप्ड जेलीफिश भी कहते हैं। इसके काटने से या ये जब आपको टच कर लिया, छू कर चली जाए, तो आपको डायरिया हो सकता है, दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और एनाफ्लेटिक शॉक भी हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है।
ठीक। पर्पल कलर जो होता है ट्रांसलूटेंट स्पेसी रिजेंबलिंग करता है कि ये फ्लोटिंग बलून की तरह है, एक गुब्बारा फूल रहा है। तो कभी भी अगर समुद्र में गए और लगे कि पर्पल गुब्बारा फूल रहा है तो भैया वहाँ से भाग जाना। हो सकता है वो ये वाली जेलीफिश हो और आप उसको आखिरी बार टच कर रहे हो। ठीक है। बायो ल्यूमिनेसेंट होती है ये, जो कि अंधेरे में चमकती है। ठीक है। अगला आर्टिफिशियल रीफ्स। तो आर्टिफिशियल रीफ इंडिया का सेकंड एवर इंस्टॉलेशन किया गया है आर्टिफिशियल रीफ का। पौंडीचेरी में पहला किया गया था, अब दूसरा किया गया कोलीवाड़ा मुंबई में। ठीक, वर्ली कोलीवाड़ा के पास। तो 210 रीफ यूनिट को बनाया गया है रिसाइकल कंसनट्रेटेड स्टील या उसके मदद से, जो कि 500 मीटर ऑफशोर को कवर कर रहा है। और ये 3 महीने लगभग लेगा इकोसिस्टम को रिथ्राइव करने के लिए, मतलब रिकवर करने के लिए उस एरिया में। ठीक। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई थी वोल्फ हिल्बर्ट्स के द्वारा, जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रीफ को बनाया जाता है। ठीक। इसके बारे में थोड़ा पेपर में कम ही पूछा जाएगा, फिर भी अगर पूछा जाता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले आर्टिफिशियल रीफ आया था आपके पुडुचेरी में, और दूसरा अब आया है वर्ली मुंबई। ठीक। ये रीफ क्रिएट करेंगी हैबिटेट्स जैसे फिश वगैरह के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है ये। ठीक। अगला इंडिया गेन्स सितवे पोर्ट एक्सेस। तो इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी अपने क्वेश्चन आंसर्स में। तो सितवे पोर्ट का एक्सेस भारत को मिल गया है। सितवे पोर्ट कहाँ पे स्थित है? सितवे पोर्ट स्थित है म्यांमार में, ये वाला। तो भारत को अब यहाँ पे एक्सेस मिल गया कि भैया तुम आ सकते हो यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है IPGL वो ऑपरेट करेगा इस इलाके को, इस पोर्ट को। ठीक। जो कि है कालाधन रिवर म्यांमार में स्थित। ये भारत का दूसरा ओवरसीज पोर्ट है चाबार पोर्ट के बाद। IPGL एक कंपनी है जो कि 100% ओन बाई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज की, मतलब पूर्णतः सरकारी कंपनी है ये। ठीक। सितवे पोर्ट की बात करेंगे तो ये रखीन स्टेट में स्थित है म्यांमार में, और कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में ये बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है। इस पोर्ट से कनेक्टिविटी निकल जाएगी आपके वाइजाग कोलकाता के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए बाईपासिंग बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश को इग्नोर मार के हम साइड निकल सकते हैं। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंडेंसी भी कम कर देगा, जो कि चिकन नेक है। ठीक, चिकन नेक इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो बांग्लादेश और भूटान के बीच में फंसा हुआ एक 25-30 किलोमीटर का छोटा सा इलाका है। ठीक। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कौन से 2 पोर्ट हैं जो कि फॉरेन पोर्ट से जो कि इंडिया के ऑपरेशन कंट्रोल में है, तो आपका जवाब होना चाहिए छाबार और सितवे। ठीक। इससे भारत को चाइना को एनकाउंटर करने के लिए भी बहुत ही अहम योगदान प्रदान होगा। अगला एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 क्या कहती है ये रिपोर्ट? ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। ठीक। ये भारत की GDP को डिफाइन करती है फिस्कल ईयर के लिए। ठीक, एक फोरकास्ट देती है अगले वाले के लिए। तो इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो एशिया इज़ प्रोजेक्टेड टू मेंटेन रेजिलेंट ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स, मतलब एशिया अगले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। एशिया का जो GDP फोरकास्ट है 2024 में वो 4.9% था, और सिमिलर 4.9 या 5 या 5.1 के करीब ही रहेगा ये 2025 में भी, मतलब एक स्टेडी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी, लॉस किसी को नहीं होगा। इन्फ्लेशन एशिया का जो देखा गया है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। ठीक, 2024 में ये 3.2% और 3.0% 2025 में काउंट किया गया है। ठीक। इंडिया की अगर GDP की बात करें तो 7% था और ये 7.2% पहुँच जाएगा अगले साल। ठीक, पिछला था 6.7%, तो 0.3 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, तो ये रिपोर्ट पेपर में आ सकती है, आप इसको थोरोली पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके PDF को। अगला ईजमेंट्री राइट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्प्यूट है ईजमेंट्री राइट का, रोड इटरेशन, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को डिफाइन करता है। तो देखते हैं क्या ईजमेंट्री राइट है। क्या ईजमेंट्री राइट कंसेप्ट जो है वो डिफाइन करता है इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के तहत डिफाइन होता है। ये राइट वो है जो कि किसी भी ओनर को मिलते हैं, या ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, जो भी उस जगह में रह रहा है पर उसका लैंड नहीं है, उसको भी मिल सकते हैं बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड के लिए। ठीक, मतलब अगर आपकी ज़मीन नहीं और आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रेंट दे रहे हो तो। ये बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करता है थोड़ी आसान भाषा में।
ठीक, ये इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई अपना मालिकाना हक ना जमाए उस ज़मीन पे। ठीक, तो बेनिफिट लेता रहे, बदले में जितना शेयर बनता है उतना उसको देता रहे। ठीक, यहाँ पे लैंड वर्ड का मीनिंग है एवरीथिंग परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, जो भी चीज़ पृथ्वी से परमानेंटली अटैच, जिससे छुड़ाया नहीं जा सकता है। और बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट डिनोट करता है एडवांटेज ऑफ एम्यूनिटी। ठीक, क्या एडवांटेज लिया जा रहा है। ठीक, तो इसको आप स्टेटमेंट बेसिस के लिए पढ़ सकते हो पूरे एस्पेक्ट को। हबल टेंशन, हबल टेंशन क्या है, तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाली एक चीज़ है। तो साइंटिस्ट, जर्मनी के जो साइंटिस्ट और यूके के, उन्होंने बताया है रेडियल एक्सप्लेनेशन ऑफ हबल टेंशन। हबल टेंशन रेफर करता है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बीच में। ठीक, इसे हबल कांस्टेंट कहते हैं। रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज हबल्स कांस्टेंट। तो याद रखना, हबल्स कांस्टेंट डिनोट करता है HO। ठीक, और इसे रेट जो कि गैलेक्सी में मूव कर रहा है दूर दूर और गैलेक्सी को एक्सपेंड कर रहा है, उससे डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर रेट है, ये चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक, डिस्क्रिपेंसी को हबल टेंशन कहते हैं, जो कि यील्ड होती है इन डिफरेंट वैल्यू से कांस्टेंट की। ठीक है, अगला ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत की अगर बात करेंगे तो इंडियन आर्मी 40 साल अपना दे चुका है सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक, और इसी सियाचिन ग्लेशियर के कैप्चर पॉइंट को कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। ठीक, नॉर्दर्न लद्दाख में स्थित है। सियाचिन क्या है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, कराची एग्रीमेंट 1949 के तहत इसे छोड़ दिया गया था उनके द्वारा। ठीक, और ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जिसमें कोई भी देश रहना चाहेगा, क्योंकि जो इस पॉइंट पे रहता है उसी का दबदबा है उस इलाके में। ठीक, इसलिए भारत इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। इतनी तड़कती ठंड में भी भारत अपने फौजी भाई वहाँ पे बिठा के बैठा है, और यही एक हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। ठीक, 13 अप्रैल 1984 को घोषित हुई थी पहली लड़ाई, यहाँ पे शुरू हुई थी, तो इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड घोषित कर दिया गया था। ठीक, अब इस यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑपरेशंस करता रहता है यहाँ पे सीज करने के लिए सियाला और बिला फोंडला पास से। ठीक, पर आगे नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे सिपाही वहाँ पे मौजूद है। तो यही आज के करंट अफेयर्स के लिए। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और UPSC का रिज़ल्ट के टॉपर्स को बहुत बहुत मुबारकें। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। थैंक यू।